जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एकेसर रजिन एजुकेशन में। तो बच्चों चलिए आज हम लोग साइंस की दुनिया को उजागर करते हुए क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को पूरी तरह से डिटेल्स में स्टडी करते हैं, जो कि हमारा केमिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड है। तो बच्चों आप सबके लिए एडवाइस ये होगा कि अपने पास एक नोट और पेन रखिए, जिससे कि आप लोग धीरे धीरे नोट बना सकते हैं, जो कि फर्दर आपको फ्यूचर में स्टडी करने में मदद करेगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होते क्या हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हमें गिवन है। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो जिस प्रोसेस में क्या होता है कि एटम्स के बीच में नए जो एटम्स मिलकर आपस में तो वो नए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं या नई सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो सबसे पहला वाला चेंजेस है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज है हमारा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को चलो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आइस मेल्टिंग करना ये किस में जाएगा, ये फिजिकल चेंज में जाएगा, क्योंकि ये जो अपने पूर्व अवस्था को वापस आ सकता है, यानी ओरिजिनल स्टेट यानी लिक्विड में वो आ सकता है। और सेकंड जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है हमें, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जैसे कि यहाँ पर आयरन आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि जिसमें कि रस्ट यानी जंक लग गया है, तो ये होता है हमारा केमिकल चेंज। क्योंकि ये जो आयरन जो जिसमें कि जंक लग गया है, तो वो दोबारा उसमें से आयरन हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। और जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर दिया है कि वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही का बनना। तो दही का बनने से और दोबारा वो उसमें से हम लोगों को दूध यानी मिल्क नहीं मिल पाएगी, तो ये जाता है बेसिकली केमिकल चेंजेस में। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आके देखते हैं कि जो दोनों चेंजेस हैं तो वो बेसिकली होते क्या हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फिजिकल चेंज होती है तो ये होती है हमारा टेम्पररी चेंज, यानी जो कुछ समय बाद वो वापस अपने जो रियल स्टेट है तो उससे आ सकती है। और जो केमिकल चेंज है तो वो होता है हमारा परमानेंट चेंज, जो कि एक बार चेंज होने के बाद वो अपने मूल रूप में वापस नहीं आता। और जो फिजिकल चेंज होता है उसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो कोई भी नया चीज नहीं बनता है, सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि स्टेट परिवर्तन होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा कि मेल्टिंग ऑफ आइस। और जो केमिकल चेंज होती है तो उसमें दरअसल एक नया चीज बनता है, जो कि उसके मूल रूप से पूरी तरह से भिन्न होती है। और बहुत सारे जो फिजिकल चेंजेस होती है वो अपने मूल रूप को भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो केमिकल चेंज है वो अपने मूल रूप को नहीं आ सकते। और ये जो फिजिकल चेंजेस है तो वहाँ पर एनर्जी आइदर रिलीज होगी या ऑब्जर्व होती है, तो उसी तरह ये केमिकल चेंजेस में वही सेम होती है, एनर्जी आइदर रिलीज होती है या ऑब्जर्व होती है। तो आप लोग इसका नोट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एनी चेंज दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी प्रोसेस में जिसमें कि क्या है कि कोई भी केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है तो उसका हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो ये आ गया हमारा पहला जो टॉपिक का हेड पॉइंट, तो वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो चलिए केमिकल रिएक्शन को और थोड़ी सी देख लेते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है तो बेसिकली हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर्मूला के रूप में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं उसे? केमिकल इक्वेशंस। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय एन एरो मार्क इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला के रूप में, चाहे वो उसका जो एटॉमिक जो फॉर्मूला हो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, तो उस रूप का हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल इक्वेशन। और जो केमिकल इक्वेशन होती है बच्चों, तो उसका हम लोग दो रूपों में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो रूप होती है उसका, तो वो होती है हमारा वर्ड इक्वेशन, और जो दूसरा रूप होती है तो वो होती है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में पहला जो एक्टिविटी है वो गिवन है, जहाँ पर हम एक मैग्नीशियम फॉयल को लेकर जब उसे बुनसेन बर्नर में जलाते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि ब्राइट कलर के साथ यानी ब्राइट लाइट के साथ जलती है। और जिसका कलर जो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है जो कि आस है, तो उसका कलर बेसिकली व्हाइट होती है।
और इस इक्वेशन का ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा होती है LHS, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और ये जो राइट वाला हिस्सा होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट साइड यानी RHS साइड। और ये जो आरो मार्क है ये इंडिकेट करता है हमारा तो डायरेक्शन ऑफ द इक्वेशन। और ये जो वर्ड इक्वेशन है उसको अगर हम लोग क्या करेंगे कि सिंबल को यूज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी O2, तो ये हो जाएगा हमारा MgO यानी मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स है, तो ये दो रिएक्टेंट के बीच में क्या दिया रहा है, यहाँ पर सम का यानी आर का साइन दिया गया है। तो जब एक से अधिक रिएक्टेंट्स हो तो उनके बीच में हम लोगों को प्लस का साइन दिया जाता है, और उसी तरह अगर प्रोडक्ट साइड में भी ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि प्लस का साइन दे सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग आगे भी स्टडी करने वाले हैं। तो ये होता है बच्चों हमारा केमिकल इक्वेशंस। लेकिन आपने जो 9th क्लास में पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक ने आपने पढ़ा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर कोई इक्वेशन यानी कोई अगर रिएक्टेंट दोनों मिल रहे हैं और उनका एक प्रोडक्ट निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है पहला एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर दोनों साइड का मास इक्वल रहेगा। और भी एक चीज़ ये कहता है जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और दोनों के साइड से जो मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल नंबर में रहेंगे। तो इसी हिसाब से जब साइंटिस्टों ने यानी वैज्ञानिकों ने जब आगे बढ़ा तो उन्होंने इस जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, यानी नंबर ऑफ यहाँ पर जो मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में है यानी एटम्स जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो राइट साइड में भी होना अनिवार्य होता है, तभी जाकर इनका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो सही से पालन हो पाएगा। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता नहीं है तो आप क्लास 9th की मदद ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन का हम लोग कैसे बैलेंस करें। यानी बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS आई दैट इज रिएक्टेंट्स एंड RHS आई दैट इन प्रोडक्ट्स ऑफ द इक्वेशन जब इक्वल हो जाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। तो चलिए एक इक्वेशन को लेकर हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो हमने मैग्नीशियम लिया है और उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या निकला है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में एक मैग्नीशियम है और राइट साइड में भी एक मैग्नीशियम है, और लेफ्ट साइड में दो ऑक्सीजन है यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और राइट साइड में एक ही ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में ये जो एटम्स है तो इनकी संख्या कितनी है, और जो RHS यानी प्रोडक्ट साइड में इनके एटम की संख्या कितनी है। और उसके बाद हम लोगों को और सबसे जो पहला मेथड होती है कि जो सबसे अधिक वाला जो नंबर होती है एटम तो उसका हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो हम लोगों को राइट साइड में दो करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट साइड में दो ऑक्सीजन करना होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड में तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की नंबर कितना आ गई, 2 आ गई, और मैग्नीशियम की नंबर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड को देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखो ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है और Mg की संख्या क्या है, 1 है। तो Mg को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में भी हम लोग क्या करेंगे कि Mg के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखोगे तो आप तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल की यानी एटम्स की जो संख्या है वो लेफ्ट साइड में जितनी है राइट साइड में भी उतनी है, और मैग्नीशियम की संख्या प्रोडक्ट साइड में भी 2 है और रिएक्टेंट साइड के भी 2 है। तो इस तरह की प्रक्रिया के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल को लेकर इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया कि लेफ्ट साइड का हमने देखा कि यहाँ पर एटम्स की संख्या कितनी है और राइट साइड में एटम की संख्या कितनी है, और उसके बाद हमने क्या किया कि इनकी एटम्स को इक्वल करने के लिए हमने राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई और मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो गई, और लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम की संख्या बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये बन गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए बच्चों दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो दिया है व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
तो ये जो आयरन होती है, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में एक ही आयरन का एटम है और हाइड्रोजन का यानी रिएक्टेंट साइड में दो ही हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है। लेकिन राइट साइड में यहाँ पर जो है, तो वहाँ पर जो आयरन यानी फेरम की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 और जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या 2 है, यानी हाइड्रोजन दोनों साइड में बराबर है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हमारा ऑक्सीजन को। तो चलिए ऑक्सीजन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ऑक्सीजन इस साइड में क्या है कि 4 नंबर में है, तो इस साइड में हम लोग क्या करेंगे कि वाटर के पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4 और जो हाइड्रोजन की संख्या है तो वो यहाँ पर हो गई 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या को राइट साइड में इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी हो गई 8 और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन की संख्या भी हो गई 8। और ये जो फेरस सल्फेट में है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। लेकिन यहाँ पर जो फेरस है यानी हमारा फेरम है आयरन, तो इनकी संख्या है 3। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इनकी संख्या 3 करने के लिए हम लोग इसके साइड में भी क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और ये बॉक्स में जितनी सारी प्रोसेस है अब इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देरी ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव अबाउट सम इक्वेशन। तो इन केमिकल इक्वेशन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो आयरन होता है ये बेसिकली होता है हमारा सॉलिड और जो वाटर होती है तो ये होती है हमारा लिक्विड में रहता है या वो वेपराइज फॉर्म में रहती है। और ये जो फेरस सल्फेट है तो ये बेसिकली सॉलिड रूप में रहती है और ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा गैसियस यानी गैस रूप में रहती है। तो इसको हम लोग को इन सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा इस इक्वेशन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड हो तो हम लोग वहाँ पर स्मॉल एस को यूज कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल के साइड में, और अगर लिक्विड हो तो वहाँ पर हम लोग स्मॉल एल को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर गैस हो तो जी या जो आरो मार्क है जो ऊपर के साइड का हम लोग उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर कोई भी जो सॉल्यूशन है जो कि सॉल्युबल इन वाटर है तो उसे हम लोग एक्वस यानी ए क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कहीं पर प्रेसिपेट मिल रहा है, प्रेसिपेट मतलब एक ऐसा जो चीज़ बन रहा है यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उस तरह की चीज़ पर हम लोग ये जो डाउन आरो मार्क उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो होता क्या है। और जो अगर कहीं पर आपको ये वाला साइन दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रायंगुलर साइज, तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी जानना होगा कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलिए बच्चों हम लोग इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि आयरन जो होता है तो वो बेसिकली सॉलिड होता है, इसके साइड में हमने सॉलिड लिख लिया। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल होती है वो लिक्विड होता है तो हमने लिक्विड लिख लिया। तो फेरस सल्फेट तो ये होती है हमारा सॉलिड, और ये जो होती है ये होती है हाइड्रोजन हमारा गैस। तो आप लोग यहाँ पर जी लिख सकते हैं या आरो मार्क जो अपर आरो मार्क है तो वो आप भी इसे दे सकते हैं। और भी आपका यह जो एग्जाम्पल है यहाँ पर नीचे एक गिवन है आपका, ये एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्वस, ओके, क्योंकि जो प्लांट में होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजल्व होकर जाती है, और उसके साथ क्या होती है कि जो वाटर के साथ जब वो मिलती है तो सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में तो वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, और उसके साथ साथ जो हमारा ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन वाटर वेपर यानी जो वाटर वेपर को वो रिलीज करता है, जो कि बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होती है और बाद में वेपराइज बन जाती है। और आप लोग यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये जितने सारे ये जो तीनों इक्वेशंस ये बैलेंस्ड फॉर्म में है, यानी यहाँ पर हमारा एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने के लिए 6CO2 एंड 12H2O की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ क्या निकलेंगे कि 6O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके साथ हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान से याद रखना होगा। और यहाँ पर और भी एक चीज़ दिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा ओके हमारा जो मिथाइल अल्कोहल। ओके, तो ये जो मिथाइल अल्कोहल होती है इसको आप लोग कार्बन के जो चैप्टर है तो उस पर भी आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है तो वो होता क्या है, चलो इनके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके स्टडी कर लेते हैं।
तो सबसे पहला वाला जो रिएक्शन आती है वो होता है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके अलावा तुम्हारे बुक्स में जो रिडक्स रिएक्शन है उसके बारे में दिया है, जिसको कि हमने दो पार्ट में यहाँ पर तोड़ दिया है, हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। और ये जो लास्ट तीनों बच्चे प्रेसिपिटेशन, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो इनको इन तीनों के अंदर यानी इन चारों के अंदर वो सारे दे दिया है, जिसको कि हमने अलग कर लिया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए एक एक को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो रिएक्शन दिया है तो वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन है तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनने के लिए दो या उससे अधिक जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में जुड़ जाते हैं यानी कंबाइन होते हैं, तभी जाकर क्या बोलती है कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसके हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ए रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्शंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया है बर्निंग ऑफ कोल, यानी जब कार्बन क्या करती है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है यानी बर्न होती है, तो तब वो फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर दो यहाँ पर रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। और जो और भी एक एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो जब क्या करती है कि हाइड्रोजन गैस और वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब आपस में क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं, तो तब बनता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। और भी एक एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अ स्लेक्ट लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग लेंगे जिसे बोलते हैं क्विक लाइम और पानी में मिलाएंगे तो वो हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, जो कि aqueous होता है यानी वाटर में सॉल्युबल हो सकती है। तो ये भी जाता है हमारा केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अगर आप चाहे तो अगर आपके बुक में और भी इक्वेशंस दिया है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे इक्वेशंस दिया है जिससे कि आप लोग बैलेंस कर सकें। और इसमें भी जितने सारे एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं इनको सबको बैलेंस किया गया है। अगर कोई भी बैलेंस नहीं है तो आप उसे बैलेंस करने की जरूर कोशिश कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसकी ओर पढ़ते हैं। तो जो सेकंड केमिकल रिएक्शन है तो वो है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी एक जो बड़ा रिएक्टेंट है तो वो क्या करता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, यानी ए रिएक्शन इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला वाला जो प्रोसेस यानी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो वो होती है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें कि हीट का इस्तेमाल होती है। और जो दूसरा होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और जो तीसरा होती है वो होती है हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं लाइट यानी सनलाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए तीनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो रिएक्शन है तो वो है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज ए थर्मल डीकम्पोजिशन। और इसका सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है तो वो है हमारा फेरस सल्फेट। तो जब हम लोग फेरस सल्फेट जो कि बेसिकली एक सॉलिड है उसका हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें से निकलेगी फेरिक ऑक्साइड, और जिसे कि आप लोग जंक बोलते हैं। और जो तीसरी है वो बनेगी हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड, और जो सेकेंड प्रोडक्ट बनेगी तो वो होगी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो तीनों है ये दोनों गैस उसमें से निकलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही जो रिएक्टेंट है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल है हमारा लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जिसको कि आप लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो स्नेल का जो आउटर जो स्केलेटन होती है और जो हमारा जो दांत होती है तो वो भी बेसिकली इस तरह की जो कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें से ही बने होते हैं। अगर इसको हम लोग गर्म करें तो इसमें से क्विक लाइम और यानी कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगी और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वो भी रिलीज होगी। तो इस सब को आप लोग नोट बनाते चलिए ताकि आप लोगों को जब दोबारा रिवीजन करें तो आपको इसमें थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो और एक जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो है हमारा लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 तो इसमें क्या करेंगे, जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें से लेड ऑक्साइड और
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो तीनों जो रिएक्शंस है तो इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, और वो भी किसके मदद से? हीट के मदद से। ओके, तो चलिए अब हम लोग अनदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, तो जो कि होता है हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यानी जो लाइट की मदद से होती है। Decomposition reaction takes place in the presence of light is known as photolytic decomposition। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम कोई भी जो रिएक्टेंट है यानी जो मॉलिक्यूल है उसका अगर हम लोग रखते हैं सनलाइट में, तो वो बिखर कर छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है हम लोगों को उसमें से देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहला वाला जो है एग्जाम्पल, तो ये मेरा कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, जो कि बेसिकली एक सॉलिड है, और इसको अगर हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पर इसमें से हम लोगों को देखने को मिल जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस। और दूसरा जो एग्जाम्पल है तो वो है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग क्या करेंगे कि अगर सनलाइट में रखेंगे तो उसमें से भी हम लोगों को मिलेगा सिल्वर और ब्रोमीन गैस। और ये जो सिल्वर क्लोराइड का ये जो रिएक्शंस होती है तो इसको ही बेसिकली आपको एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है, तो उसको ही यूज किया जाता है कि फोटोग्राफी में, यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होती है। और जो तीसरा डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो वो होती है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो इसमें बेसिकली यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि अगर वाटर का हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सप्लाई करेंगे, जिसे कि बेसिकली बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें से आप लोगों को देख लेंगे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, यानी रिलीज होते हुए मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये जो रिएक्टेंट है वो दोनों प्रोडक्ट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है, यानी ऑक्सीजन गैस की जो प्रोडक्ट है वो बना रहा है। तो ये थी हमारे तीनों टाइप की डीकम्पोजिशन। तो चलिए नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है तो उसका हम लोग देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट तरह की जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो रिएक्शन है तो उसका नाम है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता क्या है। When a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, okay, it is called as displacement reaction। तो जब क्या होती है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करती है कि हटाकर वो एक नए कंपाउंड फॉर्म करती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में अगर हम लोग आयरन को डालेंगे, तो कॉपर सल्फेट जो कि बेसिकली ब्लू कलर का होती है, और उसको अगर हम लोग आयरन डालेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, यानी फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट फॉर्म करेगा, और उसके साथ साथ कॉपर भी फॉर्म करेगा। और ये जो फेरस सल्फेट है वो उस एक्वेशन में यानी उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, तो जिसका कि कलर होता है बेसिकली ग्रीन। तो ये जो फेरस सल्फेट होती है तो इसका कलर हमको देखने को मिल जाएगा ग्रीन। और उसके बाद देखो और भी दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। जिंक जब कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा तो वो फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर। और उसके बाद जब लेड का अगर हम लोग डालेंगे कॉपर क्लोराइड में, तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा लेड क्लोराइड एंड कॉपर देखने को मिल जाएगा। तो कॉपर जो बेसिकली क्या होगा कि इन मेटल्स के ऊपर वो एक लेयर फॉर्म कर लेगा। तो ये होती है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके जगह पर रहकर एक नया कंपाउंड बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये वाला जो आती है ये होती है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें क्या होती है कि आयन्स का एक्सचेंज होती है। तो जैसे कि द रिएक्शन इन व्हिच two different ions or group of atoms in the reactant molecules are displaced, okay, it is called as a double displacement reaction। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट को मिलाया जा रहा है, जो कि हमारा सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हम लोग मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये बेरियम को डिस्प्लेस कर लेगा, और ये जो बेरियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर लेगा, यानी ये यहाँ पर आयन का एक्सचेंज कर लेंगे, जिसमें कि सोडियम सल्फेट बनाएगा हमारा बेरियम सल्फेट
और जो बेरियम क्लोराइड हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसको कि हम लोग घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप भी इस तरह की और भी एग्जाम्पल ओके इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक जो रिएक्शन है तो उसके आगे और बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो रिएक्शंस आती है तो वो होती है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। The process of addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation। यानी कोई भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड करें या उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो उस रिएक्शन का हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एक कॉपर की जो सॉलिड कॉपर होती है तो उसे अगर हम लोग खुला रख लेंगे तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो वो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि मेरे हाथ में भी क्या है, एक कॉपर का जो रिंग है तो वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है कि कॉपर के ऑक्साइड। यानी यहाँ पर जो कॉपर है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यानी जिस केमिकल रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट साइड से क्या करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट में अगर हम लोग ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में ओके रिमूव हो जाता है या उसमें अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो उसमें क्या होगा कि उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें होगा क्या कि ऑक्सीजन रिमूव होगा या हाइड्रोजन ऐड होगा। जैसे कि जो कॉपर ऑक्साइड हमारा फॉर्म हुआ, अगर उसको हम लोग हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके तो उसमें से क्या होगा कि फिर से इसमें से हम लोगों को कॉपर मिल जाएगा और इसमें से वाटर हम लोगों को मिल जाएगा। तो जिसमें कि क्या होगा, इस ऑक्सीजन को हमने कॉपर ऑक्साइड से ओके यहाँ से हटा लिया है। यानी ऑक्सीजन को रिमूव करना या हाइड्रोजन को ऐड करना, इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, चलिए इसे भी आगे जान लेते हैं। तो जब दोनों साइड में क्या होगा कि रिएक्शन होगा उस समय ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो उस तरह के हम लोग जो केमिकल रिएक्शन है तो उसका हम लोग बोलेंगे रिडक्स रिएक्शन। यानी द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक समय पर ये दोनों होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे रिडक्स रिएक्शन। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो कॉपर ऑक्साइड है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर जो कॉपर है तो वो बेसिकली क्या होगी कि इसमें से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गई, यानी ये होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है तो उसमें क्या होगी कि ऑक्सीजन ऐड होगी, तो यानी ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दोनों टाइम यानी दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं, यानी एक क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन और एक साइड में क्या हो रहा है रिडक्स रिएक्शन, यानी जो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्स रिएक्शन। यानी दोनों यहाँ पर एक साथ में ही चल रहे हैं। तो और एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड को अगर हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर जो मेरा फेरस ऑक्साइड है तो वो क्या होगा कि रिडक्शन रिएक्शन होगा और जो हाइड्रोजन होगा तो वो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा जो कि होगा मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा हमारा रिडक्स रिएक्शन। तो बच्चों ये थी हमारे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पूरी डिटेल्स। अगर आप चाहें तो इंटरनेट से भी और भी इस तरह की रिएक्शन को सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगी। द केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जैसे कि हमने देखा जो बेरियम सल्फेट सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब दोनों क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं बेरियम सल्फेट और नाइट्रोजन यानी सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है कि आयन का एक्सचेंज होता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें और भी क्या होती है कि ये जो बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेशन बनता है जो कि बेसिकली सॉलिड होती है यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो इस को ही हम लोग बोलते हैं
प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसमें ये प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसको कि अगर आप लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो भी ये होगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में इसका भी और एक नाम आ जाता है जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये थी बच्चों सारे इक्वेशन को यानी सारे जो रिएक्शंस थे यहाँ पर का इस चैप्टर से, तो इनके बारे में पूरी डिटेल्स, और आप सब इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो चलिए इस टॉपिक से भी हम लोगों को और भी रिएक्शन मिल जाएंगी। तो जैसे कि बहुत क्या होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में क्या होगा कि हीट हमारा प्रोड्यूस होगी यानी इवोल्यूशन होगी हीट का, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो आपके घर में जो एलपीजी का जो गैस भी जल रहा है तो आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो नेचुरल गैस होती है वो होती है हमारा मीथेन। तो मीथेन गैस जब क्या करती है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है यानी चलता है, तो उसमें से प्रोड्यूस होती है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी, जो कि हीट के रूप में, हीट और लाइट के रूप में निकलती है। तो क्योंकि यहाँ पर हीट एवोल्यूशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अलावा आपने घर में देखा होगा जो सड़े हुए जो वेजिटेबल्स होते हैं या जो मैन्योर प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, यानी डीकम्पोजिशन ऑफ ए वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए इसके और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोग अभी जो सांस ले रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप लोग क्या करेंगे, अपना हाथ लेंगे तो आपकी जो सांस है वो आपको थोड़ी सी गर्म होती हुई महसूस होगी, यानी जो एक्सक्रेशन में हम लोग छोड़ रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में जो छोड़ रहे हैं तो वो क्योंकि वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और भी इसके अलावा द फूड दैट वी इनटेक इज ब्रेक डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स ड्यूरिंग डाइजेशन। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट होती है तो वो क्या होती है कि ऑब्जर्व होकर ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में, और उसी ग्लूकोज जब कंबाइन होती है ऑक्सीजन में तो उसमें से ही क्या बनती है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी निकलती है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी द प्रोसेस इन व्हिच वी यानी द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज ए रेस्पिरेशन। और इसमें किसका इस्तेमाल होती है, दरअसल ऑक्सीजन का यूज होती है। तो चलिए आगे हम लोग और एक रिएक्शन को देख लेते हैं जो कि होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और आपका इस चैप्टर का ये आखिरी वाला रिएक्शन है। तो रिएक्शन व्हिच ऑकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिस प्रोसेस में हीट ऑब्जर्व होगी तो उसी प्रोसेस को यानी उसी रिएक्शन का हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक जो का मतलब क्या होता था, हीट इवोल्यूशन होता था यानी निकल रहा था, लेकिन ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर हीट ऑब्जर्व होगी। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर फेरस सल्फेट का अगर हम लोग क्या करेंगे कि गर्म करेंगे यानी हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से बनेगा हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये क्योंकि यहाँ पर जो हीट का ऑब्जर्वेशन हो रहा है यानी हीट ही देकर हम लोग इस रिएक्शन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन को आपने जो प्रीवियस में देखा कि जो प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि ये जो फेरस सल्फेट है यानी एक रिएक्टेंट यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको भी हमने क्या बोला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसी तरह और एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिया था हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे उसमें से निकलेगी क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी एक तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कि हीट का ऑब्जर्व होता है, और इसे भी हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये थी बच्चों आपकी चैप्टर में जितने सारे रिएक्शंस है उसके बारे में। और आखिरी में आपको और दो चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है जो कि है रैंसिडिटी। तो बेसिकली आज हम लोग ये समझेंगे कि ये रैंसिडिटी होता क्या है। तो प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम इज कॉल्ड रैंसिडिटी, यानी सड़ा अवस्था हम लोग बोलते हैं, यानी कि गला हुआ खाना या कोई भी चीज़ को आप लोग बोल सकते हैं। तो रैंसिडिटी ये जो यानी सड़ा हुआ अवस्था से कोई भी फूड को आप लोग बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए इनको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं।
तो रैंसिडिटी ऑफ द फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। यानी खाना को सड़ते हुए अगर आपको बचाना है तो उसका आप लोग एयर टाइट कंटेनर में रखें कि जिसमें कि क्या हो कि एयर यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना है। और दूसरी क्या है, रेफ्रिजरेशन ऑफ द कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए आप लोग उसे रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर में रख सकते हैं। और जो तीसरी है वो क्या है, पैकिंग द फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन द पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। तो जो चिप्स आप लोग खाते हो जो कि लेस का या कोई भी जो आलू का चिप्स खाते हो जो मार्केट्स में खरीद के, तो उसमें बेसिकली नाइट्रोजन गैस को दिया जाता है यानी भरा जाता है, जो कि इसको क्या करता है कि प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स ऑयल्स एंड फैट्स फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एयर। और जो ये वाला और जो नेक्स्ट प्रोसेस है तो वो क्या है, अवॉइड कीपिंग द फूड एंड द फूड मटेरियल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। तो जितने भी सारे फूड है आप लोग ट्राई करें कि उस फूड को एयर के कॉन्टैक्ट में ना आने दी जाए। और तीसरे क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ये ब्यूटिलेटेड जो हाइड्रोक्सी अनिसोल, और भी आप लोग विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, शुगर, सॉल्ट, इन सब का इस्तेमाल करके भी आप लोग रैंसिडिटी यानी खाने को सड़े हुए अवस्था से बचा सकते हैं। तो ये थी आपकी जो साइंस है जिसे कि आप लोग अपने घर में डेली लाइफ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। और जो आखिरी पड़ाव है इस चैप्टर का तो वो है हमारा कोरोशन। तो कोरोशन जो कि बेसिकली हमारा डेली लाइफ के इसके साथ हमारा प्रॉब्लम जुड़ा हुआ होता है। तो ये बेसिकली कौन सी फेनोमेना होती है, द फेनोमेना इन व्हिच मेटल्स आर स्लोली इटेन अवे बाय द रिएक्शन विथ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोशन। तो कोरोशन यानी संक्षरण, जिसमें क्या होता है कोई भी मेटल धीरे धीरे नष्ट होने लगता है एयर, वाटर और केमिकल के साथ रिएक्ट करके। जैसे कि द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, तो सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होती है उसमें क्या होती है, एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है जो कि बेसिकली होता है हमारा सिल्वर ऑक्साइड। और उसके अलावा द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर, यानी अगर कोई पास कोई कॉपर का रिंग है तो उसके ऊपर जो ग्रीन कोटिंग लग रहा है जिसे कि बोलते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड, तो वो क्या होती है कि एक कोरोशन का निशानी होती है, जिसमें क्या होती है कि कॉपर मेटल धीरे धीरे नष्ट होती है। और हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है जो कि क्या होती है, वाटर जो एटमॉस्फेरिक की वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ जो आयरन की रिएक्ट करने के बाद ये जो जंग प्रोड्यूस होती है तो वो भी एक कोरोशन का एग्जाम्पल है। तो आपकी जो डेली लाइफ में आने वाली जो कोरोशन से बचने के लिए तो क्या क्या तरीका आप लोग अपना सकते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला है देखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू कोरोशन एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी जो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि सबसे पहला है कि अप्लाइंग पेंट्स ऑन द आयरन आर्टिकल एंड रोस्टिंग कोरोशन कैन बी प्रिवेंटेड। अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, कलर से पेंट कर लेंगे तो उस जो आयरन जो मेरा सब्सटेंस होगा तो वो क्या होगा कि कोरोशन से बच जाएगा। और जो क्या है कि अगर पेंट डज नॉट अलाउड ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, क्योंकि जो पेंट है तो ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर को आयरन के कांटेक्ट में आने नहीं देगा। तो इसके अलावा आप लोग ऑयल का भी अप्लाई कर सकते हैं उस जो मेटल है आपके पास जो आयरन का मेटल, या उसके ऊपर आप लोग ग्रीस का वगैरह भी क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और एक मॉडर्न मेथड आती है जिसमें कि क्या करती है कि हम लोग आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर दे देते हैं, और जिससे कि क्या होती है कि इसकी कोरोशन होने से ये बच जाती है। तो उस प्रोसेस का हम लोग बोलते हैं गाल्वानाइजिंग। तो इसको आप लोग ने क्लास 7th में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। तो गाल्वानाइजिंग प्रोसेस के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं कि आयरन के रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी तुम्हारी आज की ये टॉपिक, पूरे टॉपिक, जिसको उम्मीद करता हूँ आप सब ने अच्छे से पढ़ लिया होगा या समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे फर्दर रेक्टिफाई करने वाले हैं। और इस वीडियो में एक्टिविटी रिलेटेड और एक पार्ट 2 भी वीडियो आने वाली है। और बच्चों तब तक के लिए आप लोगों को चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, और आप सबको पता है अच्छे से कि चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों को क्या क्या करना होगा। तो बच्चों तो तब तक के लिए जो अगले पार्ट वीडियो आने वाली है तो अपना ख्याल रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।